हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या करने वाले हैं, देख पीछे आप लोगों ने देख लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए स्टडी प्लान। लास्ट 60 डेज आप लोगों के पास बाकी है। लगभग लगभग 60 से 70 दिन हम लेके चले थे, 75 दिन ज्यादा से ज्यादा आप जाए तो, क्योंकि आज 3 दिसंबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो आज से लगभग लगभग अगर मैं मोटा माटी बात करूं तो 60 से 70 दिन बाकी रह गए आपके बोर्ड एग्जाम के, है ना। हम यहाँ पे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं भाई। यहाँ पे प्री बोर्ड से अपने को मतलब नहीं है। क्लास टेस्ट जो भी हो रहे हैं उसको साइड कर दो, आप सीधा हम बोर्ड एग्जाम पे वार करने वाले हैं। और मतलब किस तरीके से आप ये 60 दिन को सही से यूज करने वाले हो कि आपने जो टारगेट रखा है उसको आप अचीव कर सकते हो। 95 प्लस का हमने जो टारगेट रखा है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखो, मैं अपनी बात करूं, आप सभी को पता है मेरा नाम क्या है, रोशन शाह। और मैं भाई देखो, मैं भी उन स्टूडेंट में से हूँ। रोशन भैया आपके उन्हीं स्टूडेंट में से हैं जिन्होंने लास्ट के टाइम पे स्टडी किया होगा। लगभग मैं 3-4 महीने लेके चलूं मोटा माटी, जिसमें मैंने स्टडी जम के किया था और उसका बेनिफिट मिला। स्टार्टिंग के अगर मंथ की हम बात करें तो क्रिकेट खेलने में, दोस्तों के साथ घूमने में, स्कूल में जाके मस्ती करने में निकाल दिया। और ऐसे आप भी होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने यही सारी चीजें की होगी। और अब सिलेबस भाई इतना मतलब सिलेबस एकदम पहाड़ की तरह दिख रहा होगा कि भाई अब कैसे करें। हिस्ट्री का इतने लेंथी चैप्टर है, पॉलिटिकल साइंस में इतने सारे 14-15 चैप्टर आ रहे हैं, 14 चैप्टर आ रहे हैं, है ना। और दूसरे सब्जेक्ट की हम बात करें, लैंग्वेज सब्जेक्ट में तो भाई बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मैं खुद की बात करूं ना भाई, लैंग्वेज सब्जेक्ट को पूरे साल मैंने कुछ नहीं, मतलब कुछ किया ही नहीं उसके साथ, और इस वजह से मेरा स्कोर भी डाउन हो गया। तो मैं आपको मतलब ऐसा प्लान बताने वाला हूं जिससे कि सिर्फ मेन सब्जेक्ट में नहीं बल्कि लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी आप बेहतर कर सकते हो। उस तरीकों को अपनाओगे तो आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को भी कहीं ना कहीं और इंप्रूव कर सकते हो। उसमें अगर आप 80-85 तक सोच रहे हो तो 90 क्रॉस कर सकते हो लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी। ठीक है जी। तो करे बात, करे बात, चलो आ जाओ, एक बार आ जाते हैं अपने हम नोट पे और यहां पे हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं। देखो, आप सभी को पता है कि अब हमारे पेपर, जब मैंने 2018 में बोर्ड एग्जाम दिया था, ठीक है, 2018 में जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तो उस समय भाई बहुत अलग पेपर का पैटर्न था, बहुत ही अलग। और अभी हम लोग 2024 में आ चुके हैं। मैं 2024 की बात करूं तो अभी हमारे बोर्ड का जो पेपर का पैटर्न है काफी हद तक बदल चुका है। आप सभी को पता है कि सभी सब्जेक्ट में आप देखेंगे कि आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना जी। सभी को एमसीक्यू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है ना, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अब क्या होता है कि शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इसमें आपके 2 मार्क्स वाले हो सकते हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके हो सकते हैं, है ना। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके। ये सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ज्यादातर आपको पता है कि भाई इंपोर्टेंट टॉपिक्स में से आते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं रिपीट होते रहते हैं उसमें से आते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करके या मोटा मोटी जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनको करके भी हम इसमें स्कोर कर सकते हैं। जो शॉर्ट और लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है उसमें तो हम स्कोर कर लेंगे। लेकिन भैया ये एमसीक्यू, किसी सब्जेक्ट में 20 एमसीक्यू आ रहे हैं, किसी में 25 आने लग रहे हैं, किसी में 15 आने लग रहे हैं, भैया इनका क्या होगा, ये कैसे होगा, इसमें कैसे पूरे नंबर हम लेके आएंगे। एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करना होगा। अगर एमसीक्यू में आप पूरे नंबर लाना चाहते हो ना भाई, इस पे ज्यादा आपको मेहनत करना होगा लॉन्ग क्वेश्चन के तुलना में। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर मैं भी आपको, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए जो भी आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट है और मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपको पता होगा कि अगर मैं आपको 25 क्वेश्चन दे देता हूं, आपको 30 क्वेश्चन दे देता हूं, 35 क्वेश्चन दे देता हूं, तो उसी में से सारे आ जाते हैं लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन एमसीक्यू का पता नहीं होता भाई किसी को कहां से आएगा, क्या आएगा, है ना। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ना एनसीईआरटी बुक को भाई रीड करना होगा। अगर आप 95 का टारगेट लेके चल रहे हो, बिना एनसीईआरटी बुक को रीड किए, बिना एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को समझे आप नहीं कर सकते, है ना। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा कि भैया पूरे साल, मतलब पूरा साल तो निकल गया, 2-2.5 महीने रह गए हैं, लगभग हमने 9-10 महीने तो ऐसे ही बर्बाद कर दिए, एनसीईआरटी बुक को हमने उठाया भी नहीं, छुआ भी नहीं, क्या अब एनसीईआरटी बुक को करना सही रहेगा हमारे लिए? तो मेरे दोस्त, मैं सीधा जवाब आपको यही दूंगा कि हाँ, एनसीईआरटी को आपको पढ़ना पड़ेगा। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा, तब जाके ही काम होगा। बिना एनसीईआरटी को पढ़े आप नहीं जा पाओगे 90-95 या उससे ऊपर। ठीक है, तो एनसीईआरटी को कैसे करें 60 दिन में, किस तरीके से पूरी एनसीईआरटी को हम बिल्कुल खंगाल डाले, एकदम मतलब ऐसा पढ़ ले कि जहां से भी क्वेश्चन आए हम आसानी से अटेम्प्ट कर सके। ठीक है,
तो एनसीईआरटी को कहीं ना कहीं बहुत बेहतर बनाने के लिए, उस पर पकड़ बनाने के लिए मैं आज का ये जो स्टडी प्लान है वो लेके आया हूं आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे जी, सबसे पहले आप करेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है हमारे को, एनसीईआरटी को कवर करना है। अब देखो, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को उठा के देख लो, जैसे मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो ज्यादा से ज्यादा एक चैप्टर में आपको, अगर एक चैप्टर की मैं बात करूं, तो एक चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा आपको या तो 10 टॉपिक देखने को मिलेगा, या फिर 8 टॉपिक, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप छोटे से छोटे चैप्टर को लोगे। पॉलिटिकल साइंस में 6 टॉपिक में भी कई चैप्टर को खत्म कर रखा है ना, और कहीं कहीं 8 में। और अगर आप हिस्ट्री की बात करो, तो हिस्ट्री में मैं देख रहा हूं, अभी आपको दिखाऊंगा अभी, कि ज्यादातर चैप्टर जो है हमारे 10 टॉपिक में कवर हो, ज्यादातर में आपको 10 टॉपिक देखने को मिला है, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर जो है बहुत ज्यादा लेंदी होते हैं हमारे, है ना। ज्यादा से ज्यादा किसी सब्जेक्ट में, मतलब किसी चैप्टर में चले जाओगे तो 12, इससे ज्यादा नहीं होगा भाई, 10 से 12 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। 8 से 12 के बीच में ही टॉपिक्स हमारे हिस्ट्री में है। पॉलिटिकल साइंस में 6 से 8 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई आप देखो, अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं, सब्जेक्ट की भी मैं बात कर लेता हूं, ज्यादातर बच्चों के पास जो मेन सब्जेक्ट होते हैं, मेन सब्जेक्ट की संख्या कितनी होती है, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज कितने होते हैं भाई, लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 होते हैं सबके पास। ज्यादातर स्टूडेंट आप देख लेना भाई, 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा ही होगा, है ना। इसी के साथ अगर मैं एडिशनल सब्जेक्ट की बात करूं, तो सभी बच्चों के पास एक एडिशनल होगा। इस हिसाब से आपके टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए भाई, 6 सब्जेक्ट हो गए। अब 6 सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, सभी सब्जेक्ट को टाइम देना है, ऐसा नहीं कि भाई मेन सब्जेक्ट। अब देखो, मेरी वाली गलती मत कर देना जो मैंने किया था, मैं हमेशा मेन सब्जेक्ट में घुसा रहता था, है ना, इसलिए मेन सब्जेक्ट में मैं बहुत ही बेहतर स्कोर कर पाया। लेकिन लैंग्वेज की मैं बात करूं, लैंग्वेज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देता। जैसे हिंदी संस्कृत 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट थे मेरे पास, और सबसे कम नंबर आए। अगर मैं अपने नंबर की बात करूं तो देखो, हिंदी में आप देखोगे, हिंदी में मेरे आए थे मात्र 75। ठीक है, और अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो इसमें मेरे 69 आए थे, सबसे कम संस्कृत में थे। लेकिन अगर यहीं पे आप अगर मेन सब्जेक्ट की बात करो, अगर मैं हिस्ट्री की बात कर लूं, हिस्ट्री में मेरे 95 आ गए। ठीक है, अगर मैं पोल की बात कर लूं, पोल में मेरे 83 आ गए। अगर मैं इको की बात कर लूं, तो इको में मेरे 92 मार्क्स आ गए, 92। 2 में 90 प्लस थे मेरे, मतलब मेन सब्जेक्ट की मैं बात करूं। तो यहां पे मैंने क्या गलती की भाई, मैं हमेशा मेन सब्जेक्ट में घुसा रहता था, लैंग्वेज पे ध्यान नहीं देता था, इसलिए मेरे परसेंटेज की मैं अगर बात करूं तो कम रह गए। लेकिन ये गलती आपको नहीं करना, बराबर भाई सभी सब्जेक्ट को आप मिला के चलो, कम से कम जो ये मेन 5 सब्जेक्ट है उसको तो आप मिला के चलो, इस पे दबा के एफर्ट दो। ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट है जिसपे आपको दबा के एफर्ट देना है। लेकिन मैं आपको पूरे 6 सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल दे देता हूं, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट को मात्र 30 मिनट देना है। ठीक है जी, मात्र 30 मिनट, यानी कि रोज आपको 3 आवर, 3 घंटे की स्टडी करनी है। आज से ठान लेना है आपको कि भाई 3 घंटे हमें पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, हर सब्जेक्ट को हम देंगे 30 मिनट। अब भैया, अब बच्चों के मन में सवाल होगा कि भैया ये 30 मिनट में हम करें क्या, ऐसा क्या तबाही मचा दे इस 30 मिनट में। ठीक है, चलो मैं एक बार एनसीईआरटी बुक को मैं दिखाता हूं। देखो 30 मिनट में आप किस तरीके से चैप्टर को करोगे, कि जैसे मैंने क्या बोला कि हर चैप्टर में आप देखोगे कि हिस्ट्री में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा 10 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 10 टॉपिक, आधे घंटे में सिर्फ आपको क्या करना है, 30 मिनट में आपको सिर्फ 2 टॉपिक करने। ठीक है, सिर्फ 2 टॉपिक पे ही आपको फोकस रखना है, 2 टॉपिक से ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 टॉपिक रोज कर रहे हो 30 मिनट में, साथ साथ नोट्स भी बना लोगे। मैं बता रहा हूँ अभी आगे बुक दिखाऊंगा, मैं आपको पेज खोल के दिखाऊंगा, और अभी मैं दिखा भी दूंगा आप लोग कि किस तरीके से मात्र 15 मिनट में आप 2 टॉपिक आराम से समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, और उसको फिर अगले 15 मिनट में नोट्स वगैरह भी बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स तो बना सकते हो समझ के, चीजों को अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके। ठीक है, पहले ये समझ लो। देखो मैं थोड़ा सा गणित भी आपको समझाने वाला हूं। अब देखो, मैंने क्या बोला कि 30 मिनट में आपको सिर्फ 2 टॉपिक करने हैं रोजाना। यानी कि अगर हिस्ट्री की मैं बात करूं 10 टॉपिक है, एक चैप्टर में 10 से ज्यादा है ही नहीं, अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। तो अगर 2 टॉपिक रोज करोगे तो 5 दिन में क्या कर लोगे, 5 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा हमारा, है ना। 5 दिन में एक चैप्टर हो जाएगा, और टोटल चैप्टर कितने हैं भाई, 12 चैप्टर है। तो 12 पंचे 60, 60 दिन में आपका पूरा जो सिलेबस है हिस्ट्री का भाई कंप्लीट हो गया। 60 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट। इसी तरीके से अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूं, तो पॉलिटिकल साइंस में आपके टोटल देखिए तो 8 टॉपिक, मैं ज्यादा से ज्यादा 8 टॉपिक लेके चलता हूं कि भाई एक चैप्टर में आपके कितने टॉपिक है, 8।
रोज 2 टॉपिक करने हैं, आधे घंटे में आराम से कर लोगे तुम। 30 मिनट में आराम से 2 टॉपिक कर सकते हो, कोई बहुत लेंथी टॉपिक्स नहीं होते हैं, आराम से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और तुम शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। 30 मिनट इतना ज्यादा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अब देखो, है ना, तो हमें क्या करना है भाई, अगर 8 टॉपिक है तो रोज अगर आप 2 टॉपिक कर रहे हो तो एक चैप्टर को कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे जी? 4, है ना, 4 दिन लगेंगे। टोटल चैप्टर कितने आ रहे हैं? 14 चैप्टर आ रहे हैं आपकी पॉलिटिकल साइंस में, है ना जी। तो 14 चौके कितने हो जाएगा? 56, है ना जी, सही सही बोल रहा हूँ, 56। तो 56 दिन में आपने क्या कर लिया? पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस कर लिया, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर ही सारा कुछ हो रहा है। इसी तरीके से आप हिंदी को उठा सकते हैं, है ना, इसी तरीके से आप जो इकोनॉमिक्स है उसको उठा सकते हैं, इसी तरीके से आप दूसरे सब्जेक्ट को उठा सकते हैं। चलो एक बार मैं एनसीईआरटी बुक में आपको लगेगा कि भैया बस हवा हवाई बोल रहे हैं, बातें हवाई बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो एनसीईआरटी बुक में आ जाओ एक बार आप, अगर एनसीईआरटी बुक को अभी तक उठा के नहीं देखे हो तो ये बात आपको पता भी नहीं होगा, है ना, कि भाई सही में 10 टॉपिक है या 8 टॉपिक है, भैया बस ऐसे ही बोल रहे हैं, टॉपिक बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट भी करेंगे कि भैया 10 टॉपिक आपने कम बोल दिया, बहुत ज्यादा टॉपिक है। आओ एक बार मैं दिखाता हूं आप लोगों को, देखो इधर देखो, जैसे अगर आप हिस्ट्री में देखोगे, हिस्ट्री में देखो, ये आपका हिस्ट्री में पहला चैप्टर है, ईटे मन की तथास्तिया, ठीक है, ईटे मन की तथास्तिया पहला चैप्टर है। आप सभी को ये बात पता है कि बॉक्स में से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्यादातर हमारे क्वेश्चन कहां से आते हैं? मेन टॉपिक से आते हैं। ये देखो ये हमारे मेन टॉपिक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हम बोलते हैं मेन टॉपिक, ठीक है। अरे आजा भाई, पेंसिल कहाँ गया? ये हमारे क्या है? मेन टॉपिक है। जैसे ये दे रखा है, या फिर आप इधर देखोगे निर्वाह के तरीके दे रखे हैं, ये दूसरा टॉपिक है आपका, ये मेन टॉपिक होते हैं हमारे। लगभग लगभग 95% चीजें जो है हमारे मेन टॉपिक से आने लगे है ना। हमारे को मेन टॉपिक पे फोकस करना है, बॉक्स को आप ऊपर ऊपर भी देख लोगे तो काम हो जाएगा आपका। मेन टॉपिक को भाई बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्योंकि 95% क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले। तो पहला टॉपिक ये हो गया, देखो कितना छोटा टॉपिक है, कितना छोटा टॉपिक, इसको आप आराम से 2 मिनट में पढ़ सकते हो और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की जो विकसित जो हड़प्पा सभ्यता है उससे पहले की जो बस्तियां है उसकी विशेषता बता रखी है ना। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता की पहले की बस्तियों की क्या विशेषता थी, है ना, अपनी इनकी विशिष्ट मृदुभान शैली होती थी, पहला पॉइंट बना दो, है ना, कृषि पशुपालन तथा शिल्पकारी का काम करते थे, बस्तियां बहुत छोटी होती थी। छोटे छोटे पॉइंट बना दो, 4-5 पॉइंट बना दो, नोट्स भी साथ में बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा निर्वाह के तरीके की मैं बात करूं, ये आपका दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो इस टॉपिक को आप एक बार रीड करेंगे, जो भी पॉइंट्स आपको समझ में आएगा उसके ऊपर आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, है ना। तो आधे घंटे में क्या 2 टॉपिक नहीं होगा? आराम से होगा मेरे दोस्त। 1 मिनट, है ना। आधे घंटे में आप क्या 2 टॉपिक नहीं कर पाओगे? ये आरंभ वाला टॉपिक था, निर्वाह के तरीके थे। कई जगह टॉपिक थोड़ा लंबे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, कई जगह बहुत छोटे भी देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि अगर छोटे टॉपिक हो जाए ना भाई, छोटे टॉपिक हो जाए तो हो सकता है 20 मिनट में भी आप कर लोगे। अगर बहुत ज्यादा लेंथी टॉपिक होगा तो हो सकता है कि भाई आधे घंटे, ज्यादा से ज्यादा 35 मिनट या 40 मिनट भी लग सकता है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी दे देना मेरे दोस्त, है ना। अब टॉपिक गिनवा देता हूं मैं, देखो लास्ट में आ जाओ, लास्ट में आ जाओ एकदम। ये आपका मोहनजोदड़ो नियोजित शहर, ये आपका छठा टॉपिक था ये, हाँ देखो छठा टॉपिक ये चला गया, 6 हो गए आपके, है ना। ये 7वां, ठीक है, मोहरे लिपि तथा पाठ। एनसीईआरटी बुक मेरे को पता है अभी तक तुम लोग नहीं पढ़े हो, इसीलिए आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं ताकि आप एनसीईआरटी बुक को पढ़ सको। इधर देखो, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये आपका लास्ट टॉपिक है। मैंने क्या बोला था भाई, ज्यादातर चैप्टर में आपको 10, ये बहुत लेंथी चैप्टर है भाई, ये बहुत लगभग लगभग 25-26 पेज का चैप्टर है ना। और इसमें लगभग 10 टॉपिक दे रखे हैं, बाकी और चैप्टर देखोगे तो इससे छोटे ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो 10 टॉपिक आपको 5 दिन में करने हैं, पूरे एक चैप्टर के लिए 5 दिन निकालने हैं, है ना। आधे घंटे रोज देना है भाई। देखो आधे घंटे का मतलब है रोज देना है तो देना है, किसी भी हालत में आप मिस मत कर देना इस चीज को, कि भाई आज पढ़ लिया, फिर चौथे दिन पढ़ लिया, फिर 12वें दिन, फिर 15वें दिन, बीच में सारा दिन का आता पता नहीं है कुछ। सारा पूरा मतलब प्रॉपर टाइम टेबल आपको फॉलो करना होगा, रेगुलर आपको आधे घंटे देना है तो देना है, ठीक है जी। क्योंकि जो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखोगे वही रिजल्ट देगा, है ना। ये नहीं कि मतलब आप अपने उदास मन से, मरे हुए मन से आप काम करोगे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला।
लेकिन अगर आप दिल से काम करोगे तो रिजल्ट जरूर मिलेगा, है ना। हार्ड वर्क, देखो बहुत सारे लोगों के मुंह से आप सुनते होगे कि हम स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, हम तो स्मार्ट वर्क करेंगे, ये बातें आप सुनते होगे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं एक बात कहना चाहूंगा और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से मैंने, अब मेरी भी ये ज्यादा नहीं है, लगभग 22-23 साल का मैं हूं, और मैं इतना तो समझ चुका हूं कि जो स्मार्टनेस है वो आपके हार्ड वर्क से ही आती है। जब आप हार्ड वर्क करोगे तभी जाके कोई नई नई आइडिया उसमें इंक्लूड करके उसको एक नया बना दोगे और लोगों को लगेगा आहा क्या स्मार्ट वर्क किया है इस लड़के ने या इस लड़की ने। लेकिन आपका जो स्मार्ट वर्क है ना, वो आपके हार्ड वर्क का ही परिणाम है। तो हार्ड वर्क से ही आप स्मार्ट वर्क कर पाओगे, ये चीज याद रखना। शॉर्टकट से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, मेहनत करना होगा, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता आप समझ गए ना, 10 टॉपिक है भाई, इसमें 10 टॉपिक से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। आ जाओ एक बार पॉलिटिकल साइंस में भी दिखा देता हूं आप लोगों को, कहीं आप लोग बोलोगे भैया बस बस बोले जा रहे हैं। हाँ, पॉलिटिकल साइंस में आ जाओ। ये देखो, ये पॉलिटिकल साइंस का हमारा है ना, सीट युद्ध क्या है, अरे सीट युद्ध वाला चैप्टर आ गया। दो ध्रुवीयता वाला हमें देखना है ना भाई, सीट युद्ध वाला तो है नहीं हमारे सिलेबस में। आ जाओ जरा नीचे नीचे नीचे, यहाँ से भी कर सकते हैं ना। हाँ, परमाणु अप्रशासन नहीं, बस स्टार्ट हो गया। देखो ये आपका पॉलिटिकल साइंस में आपका पहला चैप्टर, अब आपको पता है दो ध्रुवीयता का अंत है। अगर इसमें आप टॉपिक्स काउंट करोगे तो सोवियत प्रणाली क्या थी, देखो सोवियत प्रणाली क्या थी, ये पहला टॉपिक देखने को मिलेगा आपको, है ना। मैं टॉपिक गिनवा देता हूं। दूसरा, गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। तीसरा, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ, विघटन की क्या परिणति रही है। कितने हो गए भाई, 4 टॉपिक हो गए ना। हाँ, 4 टॉपिक हो गए आपके, ठीक है। ये पांचवा, साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी, पांचवा टॉपिक था ये छठा था शॉक थेरेपी के परिणाम, और ये आपका है संघर्ष और तनाव, ये 7वां टॉपिक था। और लास्ट में आप देख लो, ये पूर्व साम्यवादी देश और भारत, उसके रिलेशन क्या थे इनके साथ, है ना, उसके बारे में। यानी कि कुल मिला के जो बात मैंने बोली आपको कि इसमें आपको लगभग लगभग कितने टॉपिक देखने को मिल रहे हैं, 8 टॉपिक। और 8 टॉपिक को आप अगर रोज आधे घंटे देते हो तो कितने दिन में कर लोगे भाई, कितने दिन में कर लोगे, है ना। 4 दिन में आपका एक चैप्टर कंप्लीट होना तय है, निश्चित है। 4 दिन में आपका एक चैप्टर हो ही जाएगा, है ना। टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं भाई, टोटल कितने चैप्टर आ रहे हैं, टोटल आ रहे हैं 14, है ना। तो 56 दिन मैंने बोला था ना भाई, 56 दिन में आप पूरा सिलेबस, पूरा एनसीईआरटी को कवर कर लोगे। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हो, इतना टाइम आपको बचेगा। आप रीड करके देखना, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2 टॉपिक को रीड करने में मुश्किल से 15 से 20 मिनट लगना है, और उतना ही आप 15 मिनट आप लिखने में भी दे सकते हो। 15 से 20 मिनट लिखने में दे दो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम अगर आप मैनेज कर सकते हो तो कर लेना भाई। वो आपके स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है ना, कि आप किस स्पीड से पढ़ रहे हो, कि आपको समझ में भी आ रहा है, और किस स्पीड से आप लिख रहे हो कि लिखी हुई बातें भी आपको पता है कि हाँ क्या लिख रहा हूं मैं, है ना। ये भी चीज ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। चलो, तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने अभी आपको स्टडी प्लान बताया है एनसीईआरटी को कंप्लीट करने का, 60 दिन में किस तरीके से करना है, कितना टाइम देना है, उसको आप समझ चुके हैं। आगे देखो, एनसीईआरटी की बुक को आप अगर कवर कर ले तो बहुत अच्छे से आपका सिलेबस हो चुका है। आप अगर एनसीईआरटी बुक को समझ चुके हो, है ना। ये देखो, सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया, इसको मिटा दिया जाए पहले, एक सेकेंड। देखो, ये 60 दिन में लगभग लगभग आप पूरे एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं। अगर उसमें आपको टाइम बच जाता है तो एनसीईआरटी को कवर करने के बाद कुछ चीजें आपको और करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैसे उस टॉपिक पे आपका मतलब सेपरेट अलग वीडियो भी बन सकता है, पर मैं इसमें ही थोड़ी चीजें आपको बता देता हूं। जैसे कि आप जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे तो पीवाई की क्यू, है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको आप जरूर सॉल्व करें। लगभग लगभग 10 साल का क्वेश्चन पेपर भाई कर लो, ठीक है। नेट पे आपको मिल जाएगा, गूगल पे आपको मिल जाएगा, मैं खुद भी करवाऊंगा आप लोगों को। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर लेते, 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का फायदा क्या होगा कि आप ना समझ लो कि 90% क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर चुके हो कि भाई वही क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हो। मेरी खासियत यही थी, मैंने भी यही चीज किया था। 10 ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया, मतलब समझ लिया कि भाई क्वेश्चन क्या, उसमें से आंसर मत पढ़ो भाई, आंसर आप खुद से बनाओ, एनसीईआरटी बुक से बनाओ। बस आप पीवाईक्यू से आप क्या करोगे भाई, सिर्फ आप क्वेश्चन का नॉलेज लो कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पेपर में आ रहे हैं, अभी तक बने हैं, एमसीक्यू कैसे बने हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे बने हैं, साथ ही साथ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन कैसे बने हैं। सारी चीजों का नॉलेज आप ले सकते हो और पूरे क्लास में चमका सकते हो, है ना, पूरे क्लास को चमका सकते हो। देखो, खामोशी से मेहनत करना है, आपको दिखाना नहीं है कि आप इतना पढ़ रहे हो, इतने घंटे पढ़ रहे हो, पता नहीं लगना चाहिए किसी को। देखो, मैं खुद की बात करूं, जब यूनिट टेस्ट होता था
क्लास में टेस्ट वगैरह होता था तो उसमें मेरे 0, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आ जाते थे। जब मिड टर्म का एग्जाम होता था 80 में से 70, 72, 75 ऐसे नंबर आते थे। सब चौंक जाते थे कि भाई ये बंदा तो कभी क्लास में आंसर भी खास नहीं देता, यूनिट टेस्ट में नंबर नहीं आते, लेकिन जब फाइनल एग्जाम या कोई मतलब बड़ा एग्जाम होता है तो उसमें इतने नंबर कैसे आ जाते? तो सिंपल कहने की बात ये है कि दिखाओ मत, चमकाओ मत। सीधा जब रिजल्ट आएगा ना तो लोग अपने आप चौंक जाएंगे और ये चीज और खुशी देती है भाई, अलग सा मतलब मेरे को इन सब चीजों में ज्यादा मजा आता है। ठीक है, तो ये चीज करना। देखो इसके अलावा सैम्पल पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया। और भी स्टडी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्रुप स्टडी का सहारा ले सकते हो, ये सारी चीजें है। लेकिन सेल्फ स्टडी से बढ़ के कुछ नहीं है। सबसे बड़ी जो चीज है वो सेल्फ स्टडी है, वो आप सभी को करना है ना, उससे ही आप आगे बढ़ोगे भाई। यानी ग्रुप स्टडी भी हमने किया था, लेकिन ग्रुप स्टडी में कई बार क्या होता है कि बातें ज्यादा होती है और स्टडी कम। ठीक है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। हाँ, अब बात कर लेते हैं, जैसे थंबनेल पे मैंने लिखा था भाई ये तो आपको करना है, मैंने आपको स्टडी का एक प्लान आपको मैंने दे दिया है, लेकिन ये करने वाली चीजें थी। अब क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। क्या ना करे, तो क्या ना करे मैं कैसे बता सकता हूं, ये तो आपको ही पता है, आप सभी को पता है कि क्या ना करे। आप सबको पता है कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है, सोशल मीडिया। अभी वैसे सोशल मीडिया के थ्रू हम जुड़े हुए हैं, फायदा उठा रहे हैं आप लोग सोशल मीडिया का, लेकिन आपको पता है कि ज्यादा नुकसान है सोशल मीडिया का, है ना। ज्यादातर टाइम हम सबके पास, लगभग मेरे घर में मैं खुद की बात करूं, 5 मेंबर है घर में, पांचों के पास स्मार्टफोन है। सब रील देखते हैं, शॉर्ट वीडियो देखते हैं। मैं वीडियो बनाता भी हूँ, देखता भी हूँ शॉर्ट वीडियो में। मैं खुद की बात करूँ, मैं भी भाई कई बार कंट्रोल नहीं रख पाता, जब शॉर्ट वाले फीड में घुसता हूँ ना तो बस स्क्रॉल करता ही रह जाता हूँ। बहुत मतलब बहुत ज्यादा भाई टाइम बर्बाद हो जाता है उस चीज में, मेरा खुद का हो जाता है और आप लोगों का होता ही होगा, मैं समझ सकता हूँ। पर वही है कि जैसे मेरे को पता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे को वीडियो बनाना होगा, तो मैं फिर उन सब चीजों को थोड़ा सा साइड करके मैं अपने काम की तरफ आ जाता हूँ। मेरे को अभी मैं अपने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि मेरे को पढ़ना है, तभी जाके मैं उस चीज को क्रैक कर सकता हूँ। नहीं तो अगर मैं रील्स देखता रह जाऊंगा, उसी को स्क्रॉल करता रह जाऊंगा, तो मेरे को पता है कि मेरा बहुत ज्यादा कीमती जो वक्त है इस एज का, जो जिस एज में हम है, 17-18 साल की आप हो, मैं 22-23 साल का हूँ, मेरे को पता है कि इसी एज में अगर मैं अपने लाइफ को सही दिशा नहीं दे पाया ना तो आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात आप समझ लो, है ना। तो इन सब चीजों को आपको दूर करना होगा। बाकी बहुत सारे बच्चे हमारे सोशल मीडिया के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि डिस्ट्रैक्ट करती है। आपको पता है कि आपकी एज जो है वो बढ़ रही है, और एज के बढ़ने के साथ वो जो अट्रैक्शन और पता नहीं क्या क्या होता है ना, डिस्ट्रैक्शन, है ना, वो मतलब अट्रैक्शन जो है वो बढ़ता है अपोजिट जेंडर की तरफ। तो जिसमें हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो गेम है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो उन सब चीजों से भी आप दूर रहो। अगर आपके लाइफ में कोई है तो उसको बोलो भाई अब बोर्ड एग्जाम नजदीक आ चुका है, डेट शीट बहुत नजदीक है, मेरे को अपने लाइफ में कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, कुछ करके दिखाना है, तो थोड़ा सा हम दूरी बना के रखें। और जब बोर्ड एग्जाम हो जाए तो फिर अपना नॉर्मल बातचीत करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं घंटों बातें करते रहते हैं, फोन में लगे रहते हैं, और बाबू सोना कैसी हो, ठीक हो ना तुम, रो मत, मतलब ये सब चीजें ड्रामे चलते रहते हैं, है ना। क्योंकि मेरे को पता है कि बिना ड्रामे के इन सब चीजों में मजा ही नहीं आता है। तो ड्रामेबाजी से दूर रहो, इन सब चीजों से दूर रहे और अपने स्टडी पे ध्यान दे। बस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो लंबी हो चुकी है। और कोई नई वीडियो किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में मेरे को बताए, हाँ भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, मैं आप लोगों के लिए उस टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, चलिए फिर आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।